हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत को पढ़ेंगे कि उनका द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत क्या कहता है। यहाँ द्वंद्व का अर्थ कोई संघर्ष नहीं है, किसी प्रकार का टकराव नहीं है, बल्कि एक वस्तु का दूसरी वस्तु में स्वभावतः परिवर्तन है। तो कार्ल मार्क्स का जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है वो कहते हैं कि भौतिक तत्व ही परम तत्व है, वही अंतिम तत्व है और इस संसार का जो स्वरूप है वह भौतिक है। तो यहाँ मार्क्स के दर्शन में हम देखते हैं कि मार्क्स भौतिक तत्व को साध्य मानते हैं और द्वंद्वात्मक प्रक्रिया को साधन मानते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि भौतिकवाद की उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए द्वंद्वात्मक एक प्रक्रिया है, एक साधन है, जिसके द्वारा वह उस भौतिकवाद की स्थापना करना चाहते हैं। तो हम ये देखते हैं कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मार्क्स का एक दार्शनिक एवं मौलिक विचार है। पहले नंबर पे है कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कार्ल मार्क्स का एक दार्शनिक एवं मौलिक विचार है। दूसरे पॉइंट पे हम देखते हैं कि भौतिकवाद को मार्क्स ने साध्य के रूप में लिया है तथा द्वंद्वात्मक को एक साधन अर्थात प्रक्रिया के रूप में लिया है। द्वंद्वात्मक प्रक्रिया के द्वारा कार्ल मार्क्स भौतिकवाद की स्थापना करना चाहते हैं। वो ये बताना चाहते हैं कि द्वंद्वात्मक प्रक्रिया के अंतर्गत ही किसी भौतिक तत्व का विकास होता है। बेसिकली उनका भौतिक जो निष्कर्ष है वह साम्यवाद है, वह साम्यवाद की स्थापना करना चाहते हैं। तो ये बताते हैं कि जो संसार का परम तत्व है या अंतिम तत्व है वह भौतिक है, जबकि अन्य दार्शनिक कहते हैं कि परम तत्व आध्यात्मिक है, ट्रांसडेंटल है, पारलौकिक है, जबकि कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जो परम तत्व है वह भौतिक है। इस संसार का निर्माण भौतिक तत्वों से बना है, न कि आध्यात्मिक तत्वों से बनना है। ठीक, तो हम देखते हैं कि भौतिकवाद के अनुसार परम तत्व भौतिक या जड़ तत्व है, जैसा कि कार्ल मार्क्स कहते हैं। वो कहते हैं कि संसार का स्वरूप भौतिक है। यदि संसार का स्वरूप भौतिक है तो हम मन, बुद्धि, आध्यात्म या विचार की व्याख्या कैसे कर पाते हैं, जबकि यह तो भौतिक नहीं है। हमें मानना होगा कि जो मन है, जो मनुष्य के पास बुद्धि है, जो विचार है, जो आध्यात्म है, यह भौतिक तत्व नहीं है, बल्कि यह सूक्ष्म तत्व है। जबकि जो जड़ तत्व है, जो भौतिक तत्व है, वह क्या है? एक स्थूल है, यह एक मैटर है। ठीक, इसकी व्याख्या करते हुए मार्क्स कहते हैं कि मन, बुद्धि और विचार कोई अलग नहीं है भौतिक तत्व से, बल्कि यह भौतिक तत्व का विकास ही है। जो हमारे शरीर में मन है वह शरीर का विकास है, और वह विकास कैसा हो रहा है? स्थूल से सूक्ष्म की ओर। अर्थात जो कुछ भी शरीर, ये जो शरीर है वह एक स्थूल तत्व है, और जो मन है, जो विचार है, वो बहुत ही सूक्ष्म है। तो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जो ये द्वंद्वात्मक प्रक्रिया के द्वारा जो विकास हो रहा है, जो भौतिकता का विकास हो रहा है, उसमें जो शरीर है, जो स्थूल है, जो मैटर है, उसका सूक्ष्म तत्व में, चाहे वो मन हो, चाहे वो विचार हो, चाहे वो आध्यात्म हो, उसका विकास ही हो रहा है। तो शरीर का अर्थात उस भौतिक तत्व के विकास से ही शरीर में
मन, बुद्धि, विचार और अध्यात्म का विकास होता है। अर्थात मार्क्स ये कहते हैं कि मन, बुद्धि, विचार शरीर से भिन्न नहीं है, बल्कि वह शरीर का ही एक विकास है। ठीक। मार्क्स कहते हैं कि सभी चेतन क्रिया अचेतन तत्व के विकास का परिणाम है। जो कुछ भी चेतन प्रक्रिया है, चाहे वो सोचना है, चाहे वो विचारना है, जो कुछ भी हमारे अंदर चेतना है, वह क्या है? वह अचेतन तत्व के विकास का ही परिणाम है। यह शरीर जो है वह भौतिक है, यह अचेतन है। इसी का जब विकास होता है तो हमारे शरीर के अंदर, हमारे मन मस्तिष्क के अंदर चेतना का उत्पन्न होता है, चेतना उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो कुछ भी चेतना हमारे शरीर में है, हमारे मन में है, वह भी अचेतन तत्व यानी हमारे शरीर के विकास का एक हिस्सा है। ठीक। तो मार्क्स कहते हैं कि विकास स्थूल से सूक्ष्म की ओर हो चुका है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में मार्क्स कहते हैं कि भौतिक तत्व में क्रिया कैसे होती है। यहाँ यह प्रश्न उपस्थित होता है कि अगर सब कुछ जो संसार का स्वरूप है वह भौतिक है, तो भौतिक तत्व चूंकि अगतिशील होती है, तो उसमें क्रिया कैसे होती है। अर्थात अगर भौतिक तत्व में क्रिया को हम मानेंगे तो उसके लिए हमें किसी बाह्य शक्ति की जरूरत पड़ेगी, अर्थात ईश्वर की जरूरत पड़ेगी। ईश्वर ही भौतिक तत्व में गतिशीलता पैदा करता है। लेकिन मार्क्स कहते हैं कि गतिशील होना, मोमेंट इन मैटर इज स्वभाव, वह उसका नेचर ऑफ मैटर, नेचर है। मोमेंट इन ए मैटर इज ड्यू टू नेचर, स्वभाव है। भौतिक तत्व में क्रिया उसका स्वभाव है। इट इज ए नेचर ऑफ मैटर टू बी मोमेंट्रीनेस। देयर इज नो एक्सटर्नल entity through which matter is moved, but it is a nature of matter to be moved, to be momentaneous। तो यहाँ कार्ल मार्क्स ये कहते हैं कि भौतिक तत्व में जो क्रिया है वह स्वभावतः उस अचेतन तत्व में ही मौजूद है। इसके लिए हमें किसी ईश्वर की अपेक्षा नहीं है कि ईश्वर अभौतिक तत्व में गतिशीलता पैदा करता है। वह उस अभौतिक तत्व का, उस जड़ तत्व का स्वभाव है क्रियाशील होना। ठीक है। तो मार्क्स उत्तर देते हुए कहते हैं कि भौतिक तत्व स्वभावतः गतिशील होते हैं, गतिशील होते हैं। ठीक है। तो यहां हम लोग देखते हैं कि कांट, मार्क्स यह कहते हैं कि जो कुछ भी सामाजिक घटना है, जो कुछ भी सामाजिक घटना है, जो कुछ भी इस संसार या प्रकृति का विकास है, वह भौतिक द्वंद्ववाद का ही परिणाम है। वह भौतिक द्वंद्ववाद का ही परिणाम है। चाहे वो सामाजिक व्यवस्था हो, चाहे वो राजनीतिक व्यवस्था हो, संसार की जो कुछ भी घटनाएं हैं, जो कुछ भी, चाहे वो राजनीतिक, सामाजिक, दार्शनिक, जो कुछ भी घटनाएं हैं, वह एक द्वंद्व का परिणाम है, वह द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का परिणाम है। जैसे वह मानते हैं कि सर्वप्रथम पूंजीवाद आया, पूंजीवाद आया। ठीक। पूंजीवाद यानी व्यक्तिगत संपत्ति, व्यक्तिगत संपत्ति। पूंजीवाद के विरोध में सर्वहारा वर्ग आया, सर्वहारा वर्ग का जन्म हुआ इसके विरोध में। और फिर इन दोनों के संघर्ष से एक नई चीज की स्थापना हुई जिसको हम लोग कहते हैं
साम्यवाद। ठीक, यह द्वंद्व के उपरांत किसकी स्थापना हुई? साम्यवाद की, जिसको कार्ल मार्क्स एक उदाहरण के द्वारा समझाने का प्रयत्न करते हैं कि गेहूं का एक बीज को हम जब जमीन में बोते हैं तो वहां गेहूं एक पौधे में परिवर्तन हो जाता है, एक पौधे में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो यहां जो अभाव है, यह अगर भाव है तो यहां पे क्या है? अभाव है, क्योंकि बीज का परिवर्तन हो चुका है। वो कहते हैं कि परिवर्तन स्वभावतः है, स्वभाव है जड़ तत्व का, इस संसार का स्वभाव है परिवर्तन। प्रत्येक घटना, प्रत्येक सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक घटना परिवर्तित हो जाती है, और वह परिवर्तन बाह्य नहीं है, वह आंतरिक है, स्वभावतः परिवर्तन हो जाता है। तो वह उदाहरण देते हैं कि गेहूं का एक बीज कैसे, किसमें परिवर्तन हो जाता है? एक पौधे में। तो पौधे में गेहूं का क्या है? अभाव है, तो यहां भाव हो जाएगा, और फिर इसका क्या हो जाएगा? समभाव। ठीक है, तो यहां पे हम देखेंगे कि पुनः वही गेहूं का दाना, गेहूं जब पक जाता है तो उसका दाना प्राप्त होता है। तो भाव, अभाव, समभाव। ठीक है, यही कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक सिद्धांत है। वह द्वंद्व के द्वारा यह बताना चाहते हैं कि इस संसार का, किसी विचार का, किसी सिद्धांत का विकास द्वंद्व के माध्यम से हुआ है। तो मार्क्स इस संसार के विकास की व्याख्या द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के द्वारा करते हैं, द्वंद्वात्मक विकासवाद के द्वारा करते हैं। वो कहते हैं कि कोई भाव मीन्स बीइंग, परिवर्तन होता है अभाव में, नॉन बीइंग, और उस अभाव का अभाव यहां होता है निगेशन ऑफ निगेशन। इसको कहते हैं निगेशन ऑफ निगेशन। इसको हिंदी में कहेंगे अभाव का अभाव। इट मीन्स निगेशन ऑफ निगेशन। तो यहां हो जाएगा बीइंग, नॉन बीइंग एंड बिकमिंग। समभाव। ठीक है, भाव पूंजीवाद, अभाव उसका विरोध सर्वहारा वर्ग, और इस सर्वहारा वर्ग का जो यहां जो विरोध है, जो समन्वय है, वह आएगा साम्यवाद, कम्युनिस्ट थॉट। तो हम देखते हैं कि कार्ल मार्क्स कैसे इस संसार के किसी भी विचार के विकास को समझाने के लिए द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत देते हैं। वो कहते हैं किसी भी विचार का विकास जो है वह द्वंद्व से होता है। वो ये मानते हैं कि जो संसार की जो प्रकृति है वह भी क्या है? भौतिक है। इस संसार में जो कुछ भी विकास होता है वो भी क्या है? वह जड़वाद से विकास होता है, वो जड़ है। संसार का जो परम तत्व है वह जड़ है।
जो जितनी भी प्रकृति की घटनाएं हैं वह जड़ात्मक हैं, वह जड़ से ही उसका विकास होता है और वह द्वंद्व से होता है, उसमें संघर्ष होता है। और एक वस्तु की जो स्वभाव है, वस्तु का स्वभाव क्या है कि दूसरे वस्तु में परिवर्तन होना। तो कार्ल मार्क्स इस द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से यह दिखाना चाहते हैं कि किसी भी विचार, किसी भी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक घटना का विकास जो है वह द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के द्वारा होता है। कोई भी जो घटना है, कोई भी प्रकृति है, वह क्या है, गतिशील है। प्रकृति क्या है, गतिशील है। प्रकृति गतिशील है। प्रकृति गतिशील है और गतिशील होना उसका स्वभाव है। स्वभाव है। प्रकृति जो कि जड़ है, प्रकृति जो कि जड़ है वह किसमें परिवर्तन होता है, वह गतिशील है। और वह क्यों होता है, क्योंकि उस जड़ का स्वभाव है कि उसमें परिवर्तन हो जाए। तो सभी संसार के प्रत्येक परिवर्तन की व्याख्या करने के लिए कार्ल मार्क्स डायलेक्टिक मटेरियलिज्म का सिद्धांत देते हैं। ठीक है, थैंक यू।